Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के थर्ड पार्ट पर। बेसिकली ये वैसे वीडियो जो है आपका हर संडे को आता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से प्रीवियस 2 संडे से आपको ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो इसी वजह से ये वाला वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। एंड आज जो वीडियो अपलोड होना था वो आपको ट्यूसडे तक मिल जाएगा, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के थर्ड पार्ट पर। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वाले वीडियोस देख रखे हैं, ठीक है। सो थर्ड पार्ट में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं। सो वहाँ तक हमने अपना पढ़ लिया था कि जो आपकी टीचिंग होती है वो क्या होती है, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। बेसिकली वो जो बेसिक से आपका था वो सारा का सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे पीडेगोजी से, ठीक है। तो ये जो आपका रहता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते रहते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पीडेगोजी की, ये क्या होता है। सो इट इज़ द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अगर हम इसके हिंदी की बात करें, जो पीडेगोजी होती है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में रहता है शिक्षण शास्त्र। आई होप मैंने इसको सही ही लिखा हो, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे अच्छे से आता नहीं है हिंदी में। ये आपका शिक्षण शास्त्र बोलते हैं इसको, हिंदी में होता है। तो हिंदी के नाम से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जहाँ पर स्टडी से रिलेटेड कि किस तरह से आपको शिक्षा देनी है, किसी को किस तरह से किसी को आपको टीच करना है, गाइड करना है, उसकी स्टडी करी जाती है, उसको हम बोलते हैं पीडेगोजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो आपके मेथड होते हैं या फिर जो प्रैक्टिस होती है टीचिंग की, कि किस तरह से आपको टीच करना है स्टूडेंट्स को, या फिर कोई एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है, या फिर जो आपका कोई पर्टिकुलर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से समझाना है, तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं पीडेगोजी। एंड इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ये जो होती है पीडेगोजी, एक तरह से आर्ट होती है और साइंस होती है टीचिंग की। बेसिकली आपको किसी भी स्टूडेंट को, किसी को भी आपको किस तरह से टीच करना है, किस तरह से उसे चीज़ों को समझाना है, वो सारा का सारा आपका इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेसिकली पीडेगोजिकल मॉडल की। जो आपका पीडेगोजी होती है, इससे रिलेटेड कुछ मॉडल्स होते हैं। बेसिकली ये जो मॉडल होता है ये क्या होता है, यहाँ पर आपके इस तरह से 2 मॉडल होते हैं। एक होता है आपका पीडेगोजिकल मॉडल, एक होता है आपका एंड्रोगोजिकल मॉडल, ठीक है। तो दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या यहाँ पर मेजर शिफ्ट हुआ है, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स जितने भी थे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे हम अपने नेक्स्ट लेवल तक चल रहे हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में जो आपके अलग अलग टीचिंग के मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका डिस्कशन मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, उनके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पीडेगोजिकल मॉडल की, तो ये एक तरह का आपका कन्वेंशनल अप्रोच है, जो बहुत पुराने टाइम पर यूज़ करा था। जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो अप्रोच है एक तरह से ये। एंड इसका जो पर्पस होता है इस मेथड का, वो है मेथड ऑफ लर्निंग इज टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल्स। ये जो आपका पीडेगोजिकल मेथड है, ये आपका पीडेगोजिकल मॉडल है, यहाँ पर क्या होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है, आप मतलब जो मेथड होता है लर्निंग का, लर्निंग किसी के अंदर आपके इंड्यूस हो, वो एक्वायर करें चीज़ों को, उसको समझें, उसको मेमोराइज करें। जो भी नए एस्पेक्ट आते हैं उनके सामने, जो भी उनके सामने नई चीज़ें आती हैं, उनके बारे में वो जाने प्रॉपरली, उनकी नॉलेज वो गेन करें और नई नई लर्निंग स्किल्स को अपने अंदर इंक्लूड करें, अपने अंदर इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो ये होता है आपका पीडेगोजिकल मॉडल का बेसिक से अगर पर्पस की बात करें तो वो। एंड इसके अलावा इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज पीडेगोजिकल अप्रोच। जो आपकी इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग होती है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग का क्या मतलब होता है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, जो आपका टीचर होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो जब वो सिर्फ अपनी बातों को बताते हैं, वो अपने स्टूडेंट से उनकी बात नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं एंड स्टूडेंट्स उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो टीचिंग होती है इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। एंड इस तरह की जो टीचिंग होती है इसी को हम बोलते हैं पीडेगोजिकल अप्रोच। एंड इसी वजह से इसको हमने कहा था कि ये हमारा कन्वेंशनल अप्रोच है,
क्योंकि अब जो आपकी इस समय करेंटली जो टीचिंग चलती है वो उतना ज़्यादा आपका पेडागोजिकल मॉडल पर नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब तक आप जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को नहीं समझेंगे कि वो किस तरह से सीखना चाहते हैं, वो किस तरह से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तब तक स्टूडेंट को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और जब स्टूडेंट को चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं तो फिर टीचिंग का मतलब क्या बचा। इसी वजह से जो प्रेजेंट सिनेरियो है तो वहाँ पर आपका एंड्रोलॉजिकल मॉडल चलता है। ठीक है, तो ये आपका इसी वजह से जो पेडागोजिकल अप्रोच है ये एक तरह का आपका कन्वेंशनल अप्रोच थी, ये आपके पुराने टाइम की अप्रोच थी। पुराने टाइम में आपका जो इंस्ट्रक्टर बेस्ड टीचिंग होती थी वही जनरली देखी जाती थी। एंड इट डिटरमाइंस हाउ द टीचिंग अकर्स, द अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग, द वे ऑफ कंटेंट इज डिलीवर्ड एंड व्हाट द स्टूडेंट्स लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका पेडागोजिकल मॉडल होता है ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि जो टीचर होता है वो किस तरह से टीचिंग उसको करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको चीज़ों को समझाने के लिए। जब किसी स्टूडेंट को वो गाइड कर रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए टीचिंग के पर्पज़ से, लर्निंग के पर्पज़ से, एंड साथ में वो किस तरह से अपने कंटेंट को डिलीवर करे, अपने कंटेंट के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताए, अपने स्टूडेंट को गाइड करे, उनको नॉलेज दे कि बच्चों को तुरंत के तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएं। एंड उसके अलावा व्हाट द स्टूडेंट्स लर्न एज रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पर ये भी चीज़ देखनी होती है कि जब आप किसी चीज़ को बता रहे हैं तो उनको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका पेडागोजिकल मॉडल के अंदर इंक्लूडेड होता है। एंड इन दिस मेथड लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग एंड द टीचर एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट इज़ टॉट एंड हाउ इट इज़ परसीव्ड या फिर हाउ इट इज़ एक्सेप्टेड। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट लेटर है वो यहाँ पर गायब हो गया, अंदर छुप गया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो आपके लर्नर होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर वाले मेथड में जो लर्नर होते हैं वो कम्प्लीटली आपके इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड होते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो बताएंगे हमको वही करना है, जो वो हमको समझाएंगे हमको बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो टीचर होता है वो एज्यूम करता है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके टीचर की ही होती है। टीचर को ही पूरा प्रॉपरली हर तरह से अपने स्टूडेंट को बताना होता है कि अब आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, एंड इतना इतना आपको पढ़ना है, और स्टूडेंट होता है प्रॉपरली उतना उतना ही चीज़ों को फॉलो करता है, उसके आगे अपने एडिशनली कुछ भी नहीं सोचता है। तो यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको क्या पढ़ाना है, किस तरह से वो बच्चों के सामने चीज़ों को एक्सप्लेन करे, और साथ में बच्चे उस चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कितना बच्चे उन चीज़ों को परसीव कर पा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपका टीचर एज्यूम करता है, ये होता है आपका इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेडागोजिकल पैराडिग्म्स की। तो यहाँ पर क्या होता है, पेडागोजिकल पैराडिग्म्स का क्या मतलब होता है, पैराडिग्म्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो आपका एक मेथड होता है, जो एक तरह से पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जॉब ऑफ टीचिंग इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज़ एग्जीक्यूटेड इन अ सोफिस्टिकेटेड फेजेस। देयर आर 4 फेजेस। यहाँ पर बेसिकली जॉब बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जहाँ पर अलग अलग एग्जीक्यूशन होते हैं, सोफिस्टिकेटेड फेजेस होती हैं अलग अलग तरह की। इनको बेसिकली हम 4 तरह से क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्लानिंग। जब आपने क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या आपने पूरा प्लान अपना तैयार कर लेते हैं, पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ों को बताना है अपने स्टूडेंट्स को। तो वो होती है आपकी प्लानिंग। जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि इस तरह से मुझे सब कुछ बताना है, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना है, उसके बाद में आपको करना होता है अपनी प्लानिंग का एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है, जब आपने पूरा प्लान कर लिया कि मुझे इस तरह से चीज़ों को अपने करना है, उसके बाद में आप वही सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। जिस तरह का आपने प्लानिंग बनाई थी उसी तरह से आपको क्लास में जाकर पूरा का पूरा अपना प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होता है, उसको परफॉर्म करना होता है। उसके बाद में आप चेक करेंगे कि जो आपने पढ़ाया है, जिस तरह से जो प्लानिंग करके आपने अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, उसका रिजल्टेंट क्या था। तो आप उसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट का मतलब क्या है, आप उनका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन करने के बाद में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि आपने पूरा इवैल्यूएशन कर लिया था, आपके सामने पूरा का पूरा रिजल्टेंट आया कि आपकी जो भी प्लानिंग थी, जो आपका जिस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया था अपने प्लान्स को,
उसका असेसमेंट करने के बाद में आपको पता चलता है कि जो आपकी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, आपके स्टूडेंट्स को चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं हुई, तो वो आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस होती है, रिफ्लेक्शन फेज़ होता है, जहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता है। आप यहाँ पर असेसमेंट टेस्ट के मेथड से कर सकते हैं, ओरल आपका टेस्ट कर सकते हैं, नॉर्मली सिर्फ पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को अपने टीचिंग के टाइम पर। तो ये आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 फेजेस में इसको क्लासीफाई किया गया है आपकी पेडागोजिकल मेथड को। तो यहाँ पर बेसिकली 4 फेजेस होती हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सो यहाँ पर क्या है, फॉर बेटर एंड इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम बोथ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी इज रिक्वायर्ड हियर। क्वालिटी मीन्स द एक्सीलेंस इन टेक्स्ट बुक, टीचिंग एड्स, फैसिलिटीज़ एंड टीचर्स। यहाँ पर क्या होता है, बेटर इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम के लिए अगर आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चाहिए है, बेटर एजुकेशन सिस्टम चाहिए है, तो वहाँ पर आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशन दोनों तरह की आपको प्रोडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्वालिटी भी आपको कंटेंट में होनी चाहिए और क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज़ें आपकी कंटेंट में, आपकी टीचिंग प्रोसेस में, आपके टीचिंग का जो तरीका है, दोनों चीज़ों में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी का जो मतलब है वो है आपका एक्सीलेंस इन आपकी टेक्स्ट बुक में, टीचिंग एड्स में, फैसिलिटीज़ एंड टीचर्स में। क्वालिटी का मतलब क्या है, आपकी जो टीचिंग की एक्सीलेंस है, कितना आपको नॉलेज है, कितना आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी टीचिंग एड्स क्या है, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी टेक्स्ट बुक्स कितनी अच्छी हैं, वो कितना अच्छा चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो सारा का सारा आपका क्वालिटी में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, सो ये हो गया। एंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट आर गिवन बिलो। अगर हम बात करें बेसिक कंपोनेंट्स की जो आपके इफेक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट के होते हैं, तो वो यहाँ पर आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला आता है नॉलेज ऑफ द टीचर एंड लव ऑफ सब्जेक्ट टीचर इज टीचिंग। सो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, जैसे कि अगर आपको टीचिंग एनवायरनमेंट बहुत ही इफेक्टिव चाहिए है, बहुत ही रिजल्टेंट आपको अच्छा चाहिए है, तो उसके लिए जो टीचिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाता है, जो टीचर है उसको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितना लगाव है, कितना उसको नॉलेज है उसके बारे में, एंड कितना उसको इंटरेस्ट है नई नई चीज़ों को जानने के बारे में, तो वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट बन जाता है। उसके अलावा टीचर मस्ट हैव द नॉलेज एंड लव विद अफेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, जो आपकी नॉलेज है वो तो होनी ही चाहिए, साथ में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को लेकर ही इतना ज़्यादा उसके अंदर अपने मतलब अपनी वाली वो है कि सिर्फ अपने अपने सब्जेक्ट में ही वो लगा रहता है। वो अगर स्टूडेंट्स को बता भी रहा है तो भी अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन करता है तो वो ये सोचता है कि ये तो इतना आसान है, इसको कैसे नहीं आता है, इस तरह से। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए टीचर के अंदर। टीचर के अंदर बच्चों के प्रति अफेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट्स की तरफ एक तरह का वो होना चाहिए कि हाँ बच्चे हैं, वो अभी सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उनको नहीं आता होगा, तो आप उनको प्रॉपरली सही तरह से चीज़ों को बताएं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या, टीचर मस्ट हैव नॉलेज एंड लव विद अफेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। देन देयर मस्ट बी प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचिंग मैथड। जो आपका टीचिंग मैथड है वो पूरा प्लान्ड होना चाहिए, प्रिपरेशन आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा टीचर मस्ट बी इंथ्यूसियास्टिक फॉर टीचिंग। जो टीचर है उसको बहुत ज़्यादा उत्साह होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंथ्यूसियास्टिक होना चाहिए अपनी टीचिंग के लिए, उसको अपने अंदर से इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ वो पढ़ाना चाहता है। क्योंकि अगर अंदर से इंटरेस्ट आता है किसी भी काम को लेकर तो वो काम बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ टीचिंग का ही हो, अगर आप लर्निंग भी अपने अंदर से, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको खुद में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस कंडीशन में उसका जो रिजल्टेंट होता है ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा रिजल्टेंट होता है। सेम वही चीज़ आपकी टीचिंग में भी फॉलो होती है कि अगर किसी टीचर को बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने का, उसको नॉलेज तो है ही, नॉलेज तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन इंटरेस्ट कुछ ही लोगों को होता है पढ़ाने का, तो जिनको पढ़ाने का इंटरेस्ट होता है तो उनका जो रिजल्टेंट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि टीचर मस्ट बी एंथुसियास्टिक फॉर टीचिंग। इसके अलावा टीचर मस्ट हैव एबिलिटी टू स्टिमुलेट द लर्नर थॉट एंड इंटरेस्ट। जो टीचर होता है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपके लर्नर हैं उनके थॉट्स को वो चेंज कर सके, उनका जो इंटरेस्ट है उसको वो चेंज कर सके। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बच्चे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का माइंड
पहले से ही पढ़ाई में होता है, बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता है, उनको गेम्स में मन लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर हर एक बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो सभी की अपनी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इतना एबल होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली सही तरह से गाइड कर सके, वो अपने बच्चों को समझा सके, वो अपने स्टूडेंट्स को समझा सके कि कितना आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। भले ही आपको गेम्स में इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पास फिर भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी जो थॉट थिंकिंग प्रोसेस होती, थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है, वो वहाँ पर चेंज करने की एबिलिटी भी टीचर में होनी चाहिए। उनके जो लर्नर्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उसको लर्निंग की तरफ, उसको टीचिंग की तरफ थोड़ा सा आपको स्टिमुलेट करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को आप अपने उनको स्टिमुलेट करना चाहिए इस तरह से कि वो जो है पढ़ाई की तरफ उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो आने लगे। जब धीरे धीरे आने लगेगा तब देन आप उनको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, एंड देन वो बहुत अच्छे से पढ़ने में लग जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, एंड आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड बेसिकली यहाँ पर जितने भी मैं आपको पॉइंट्स करवा रही हूँ, ये सारे के सारे आपकी KVS मदान बुक के हैं, एंड कुछ बुक्स आपकी जो है जो नारायण चांगदर की बुक है। 2 ही बुक बेसिकली मुझे बेस्ट लगती हैं आपका UGC नेट पेपर 1 के लिए, तो मैंने इन्हीं 2 बुक्स को रेफ़र किया है। तो वही सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, एंड आई होप अगर आप लोगों ने वाली बुक पढ़ रखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं भी पढ़ रखी होंगी तो भी मैं अपना पूरा बेस्ट देने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक अभी हो गया आपका पेडागोजिकल मॉडल के बारे में। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं जो आपका एंड्रोगोजिकल मॉडल है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग। इस मॉडल में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनको पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो खुद ही से सोच लेते हैं। वो अपनी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो लर्नर्स होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हिज और हर ओन लर्निंग। अपनी लर्निंग के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर या फिर अपने टीचर पर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट not only by receiving knowledge but also by interpreting it, for that is learning through discovery and at the same time सेटिंग द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपकी लर्निंग है वो बेस्ट तभी होगी जब आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को रिसीव करेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आप सिर्फ नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने का क्या मतलब होता है कि आप एक प्रॉपर जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप बंधे हुए हैं एंड उतना ही पढ़ रहे हैं, उसके इधर उधर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। जितना आपको टीचर आपको पढ़ा के जा रहा है आप सिर्फ उतने तक ही बंधे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रिजल्टेंट, वहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ से चीज़ों को सिर्फ उतना ही सीख रहे हैं जितना टीचर आपको बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो भी है, मतलब आपको नॉलेज भी रिसीव करनी है अपने टीचर से, आपके इंस्ट्रक्टर से, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आपको नई नई डिस्कवरी भी करनी है। डिस्कवरी का मतलब क्या है कि आप गूगल सर्च करिए। जब आप गूगल सर्च करते हैं, अगर कोई भी चीज़ आपको छोटी सी भी नहीं समझ में आती है, आप तुरंत से गूगल पर सर्च करिए, आपको तुरंत से रिजल्ट उसका मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, आपको एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होती हुई चली जाती हैं, एंड आपका धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। एंड कब आप 1 से 10 चीज़ों को सीख लेते हैं आपको खुद में भी पता नहीं चलता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये होता है आपका इंटरप्रेट करने में। एक तो आपने नॉलेज को रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसका रिजल्टेंट निकालना है, एंड देन वहाँ से जो उसके आसपास की चीज़ें हैं उसको आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है, उसकी आपको डिस्कवरी करनी है, उसकी आपको खोज करनी है गूगल पर। तो उससे आपका जो सिलेबस था, आप सिलेबस के बाहर भी निकल गए, एंड आपका जो थिंकिंग एबिलिटी थी वो भी आपके धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो जाती है, एंड इस तरह से आपका इंटरेस्ट भी लर्निंग की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको डिस्कवरी जो रहती है, गूगल सर्च या वगैरह वगैरह, जो आपका रिसीव करना नॉलेज को एंड देन उसको इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो आपका रिजल्टेंट होता है वो उसका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। देन इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर्स फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड हेल्प देम बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न देमसेल्व्स एंड एक्वायर न्यू नॉलेज एंड डेवलप न्यू स्किल्स।
यहाँ पर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो पूरा का मतलब जो आपका पेडागोजिकल मेथड था, पेडागोजिकल मॉडल था, वहाँ पर क्या था, टीचर आपको पूरी तरह से बता के जा रहा था कि आपको इतना इतना करना है, पूरे के पूरे नोट्स आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करवा दे रहा था। यहाँ पर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो इंस्ट्रक्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने लर्नर्स को फैसिलिटेट करता है कि वो पार्टिसिपेट करें और उनके अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो अपने लर्नर्स को प्रोवाइड करवाता है, जिससे जो उसके लर्नर होते हैं उसका इंटरेस्ट बना रहता है। और साथ में जो इंस्ट्रक्टर अपने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने लर्नर को दे रहा होता है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ से जो लर्नर्स होते हैं वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि लर्नर्स अपने आप से उन सारी चीज़ों को समझ सकें, ठीक है, एंड उन सारी चीज़ों को एक्वायर करके उनसे नई नॉलेज को, नई स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकें। तो ये जो एक मॉडल होता है, ये जो मेथड होता है, ये बहुत ही आपका प्रोडक्टिव मेथड होता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर सिर्फ आपको गाइड करता है कि किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, बेसिकली आपको एक रफ़ आइडिया दे देते हैं। तो उसके बाद में वो रफ़ आइडिया से आपको जाके खुद मेहनत करनी होती है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं आपके सामने, तो वहाँ से जो आपका प्रोडक्टिविटी होती है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका एंड्रोगोजिकल मॉडल, जहाँ पर लर्नर को बहुत ज़्यादा खुद से एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको एंड्रोगोजिकल मॉडल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ और पॉइंट्स की एंड्रोगोजिकल मॉडल से ही रिलेटेड। यहाँ पर क्या है, दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज एंड्रोगोजिकल अप्रोच। इस तरह की टीचिंग को हम एंड्रोगोजिकल अप्रोच भी कहते हैं। एंड सेल्फ इवैल्यूएशन इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अप्रोच। इस अप्रोच में जो सेल्फ इवैल्यूएशन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच होती है एंड्रोगोजिकल मॉडल की, ठीक है। जो आपके पेडागोजिकल मॉडल था, तो वहाँ पर जो इवैल्यूएशन था, असेसमेंट था, आपके इंस्ट्रक्टर, आपके टीचर कर रहे थे, लेकिन जो आपका एंड्रोगोजिकल मॉडल होता है, यहाँ पर जो इवैल्यूएशन होता है वो सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। स्टूडेंट, लर्नर जो होते हैं वो खुद से अपने अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, कितना उनको समझ में आया, कितना उनके माइंड में अभी तक है या नहीं, वो सारा सारा आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। और यहाँ पर जो आपकी एंड्रोगोजिकल अप्रोच होती है इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद एडल्ट लर्निंग। जो एडल्ट लर्निंग होती है, बेसिकली जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, 18 या 16 प्लस हम कह सकते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो एडल्ट लर्निंग वाली जो प्रोसेस होती है, जो सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ लर्निंग की प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं एडल्ट लर्निंग। क्योंकि धीरे धीरे जब स्टूडेंट्स बड़े होने लगते हैं तो उनके अंदर खुद से इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, एंड देन वो खुद से चीज़ों को सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप बैचलर्स में होते हैं, देन उसके बाद जो भी आपकी स्टडी होती है वो बेसिकली जनरल केसेस में आपकी एडल्ट लर्निंग वाली होती है, जहाँ पर ये आपका एंड्रोगोजिकल मॉडल फॉलो होता है। एंड उससे पहले जो रहता है आपका 12th तक कह सकते हैं, वो आपका पेडागोजिकल अप्रोच फॉलो करी जाती है, जो आपकी इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच होती थी, ठीक है। तो वो आपका बेस बनाया जाता है किस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना होता है, एंड उसके बाद में आपका बेस तैयार हो चुका है, उसके बाद में क्या करना होता है, एंड्रोगोजिकल मॉडल में आपको अपने आप से चीज़ों को पढ़ने की आदत ऑलरेडी पड़ चुकी होती है, धीरे धीरे आप उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एंड्रोगोजिकल अप्रोच के बारे में, एंड्रोगोजिकल मॉडल के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अभी हम बात कर लेते हैं बेसिकली मेजर शिफ्ट क्या है टीचिंग में। जो आपकी पेडागोजी है, जो आपकी एंड्रोगोजी है, उसमें क्या क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेडागोजी से, तो पेडागोजी जो होती है वो आपकी टीचर सेंटर्ड होती है, एंड उसमें फिक्स्ड डिज़ाइन होती है कि यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। लेकिन एंड्रोगोजी में क्या होती है, ये जो टीचिंग होती है आपकी लर्नर सेंटर्ड होती है, एंड ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है। एंड्रोगोजी में आपका लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस होती है, एंड ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसको, अपने इसके पैरामीटर्स जो भी होते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका पेडागोजी होता है, यहाँ पर टीचर्स की डायरेक्शन एंड डिसीजन आपकी वैल्यू करते हैं, लेकिन एंड्रोगोजी में आपका लर्नर्स की ऑटोनॉमी होती है। लर्नर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अपनी तरह से उसको समझ सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको पूरा प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देन पेडागोजी में क्या होता है, टीचर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। टीचर का पूरा गाइडेंस होता है, एंड वही मॉनिटर करते हैं कि क्या क्या किस तरह से आपको पढ़ना है। लेकिन एंड्रोगोजी में क्या होता है, टीचर्स सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं लर्न करने के लिए। सिर्फ लर्न करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा आपको दे दिया, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ के चले आना है, वो नहीं होता है एंड्रोगोजी में, ठीक है। देन
पेडागोजी में क्या होता है, पैसिव रिसेप्शन होता है लर्निंग में। पैसिव मतलब डायरेक्टली आपने बता दिया, उन्होंने बता दिया, आपने पढ़ लिया। लेकिन एंड्रोगोजी में क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्निंग का। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने आप से चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन पेडागोजी में इनडायरेक्टली उनके पास आता है, टीचर्स उनको बताते हैं एंड देन उनको उतना ही करना होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एंड लर्निंग विद द 4 वॉल्स इन द क्लासरूम, जो आपकी पेडागोजी होती है वो बेसिकली आपके 4 रूम का जो कमरा होता है उसी के अंदर आपके क्लासरूम के अंदर स्टडी होती है, इसको हम बोलते हैं पेडागोजिकल मॉडल। लेकिन जो आपका एंड्रोगोजिकल मॉडल होता है वो उसमें क्या होता है, लर्निंग इन अ वाइड सोशल कंटेक्स्ट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके क्लास के अंदर आप बैठे हुए हैं, सिर्फ वहाँ पर इतना सिखाया जा रहा है, सिर्फ उतना ही है। यहाँ पर आपका क्लासरूम के बाहर भी, क्लासरूम के बाहर आप खुद से जो चीज़ों को सीखते हैं, देख कर, सीख कर, समझ कर, किसी भी तरह से। ज़रूरी नहीं है कि ये स्टडी आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेकर हो या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं आपकी सोसाइटी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आपके खुद के मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो वो सारा का सारा आपका एंड्रोगोजिकल मॉडल में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, देन पेडागोजी में क्या होता है, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड। यहाँ पर नॉलेज दी जाती है एंड फिक्स होती है। टीचर आपको नॉलेज देता है एंड वो उतना एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है, एंड्रोगोजिकल मॉडल की बात करें तो नॉलेज एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड। यहाँ पर नॉलेज देख समझ कर खुद से इवॉल्व करी जाती है, खुद से उनको क्रिएट करा जाता है आपके एंड्रोगोजिकल मॉडल में। ठीक है, पेडागोजिकल मॉडल की बात करें तो यहाँ पर डिसिप्लिनरी फोकस होता है, लेकिन जो आपका एंड्रोगोजिकल मॉडल होता है वहाँ पर आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल फोकस होता है। ठीक है, पेडागोजी में क्या है, आपका डिसिप्लिनरी फोकस है, बता दिया गया आपको उतना ही, तो उतना ही आपको करना है। एंड्रोगोजिकल में आपको मल्टी डिसिप्लिन मिलते हैं, अलग अलग जगह पर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस होता है या फिर एजुकेशनल फोकस होता है यहाँ पर। देन पेडागोजिकल में क्या होता है, लीनियर एक्सपोजर होता है, लेकिन एंड्रोगोजिकल में मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर होता है। वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरह से, अपने अकॉर्डिंग, अलग अलग रास्ते पे, अलग अलग तरीके से आप उनको सीख सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रॉम पेडागोजी असेसमेंट शॉर्ट फ्यू। पेडागोजी में क्या होता है, जो असेसमेंट होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और बहुत ही कम होता है, लेकिन जो एंड्रोगोजी होती है वहाँ पर असेसमेंट मल्टीफेरियस होता है एंड कंटिन्यूअस होता है। वहाँ पर एंड्रोगोजी में क्या था, आप खुद से इवैल्यूएट कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर आपका जो असेसमेंट था वो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से हो गया। आपने खुद से सोचा तो उस वजह से आपका बहुत सारा इवैल्यूएशन हो गया एंड वो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी दूसरे पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर आपको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि टीचर आपके क्लास में उसी टाइम पर आएंगे एंड वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे। वो आप सेल्फ इवैल्यूएशन करते हो तो वो आप कभी भी कर सकते हो, आपके पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो आप वो कितने भी टाइम पर किसी भी समय पर कर सकते हैं। तो इस वजह से वो आपके अकॉर्डिंग होता है, तो इसी वजह से ये आपका कंटिन्यूअस भी होता है एंड मल्टीफेरियस असेसमेंट होता है। एंड पेडागोजी में आपका इंस्ट्रक्टर बेस्ड होता है, इंस्ट्रक्टर पर आप डिपेंडेंट होते हैं, तो इसी वजह से वो आपका बहुत ही कम हो पाता है एंड वो बहुत शॉर्ट असेसमेंट होता है। ठीक है, सो ये था आपका मेजर शिफ्ट इन टीचिंग एंड बेसिकली जो आपका पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी में क्या डिफरेंस है। आई होप यहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये चार्ट भी आपका जो KVS मदान की बुक है वहीं से मैंने लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको समझ के अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि ये जो पेडागोजी वाला आपका टॉपिक होता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके नेट के पेपर में आते हैं। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया आपका पेडागोजी एंड एंड्रोगोजिकल मॉडल के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी एंड बेसिकली ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है, तो यहाँ तक मैं इतना ही सम अप करना चाहूँगी एंड बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसकी PDF जो रहती है वो भी आपको यहीं पर अवेलेबल होती है, तो इसी वजह से इनको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे एंड शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि नेट का पेपर भी आ चुका है तो सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।